स्टोरी की शुरुआत फ्यूचर में होती है। दुनिया के सभी लोगों पे एक अजीब सी शक्ति अटैक कर रही है, जिस कारण लोग धीरे धीरे पागल होते जा रहे हैं। वर्ल्ड की सभी कंट्रीज ने इस कंडीशन को द इमरजेंसी नाम दिया है। द इमरजेंसी की वजह से लोग बहुत डरे हुए रहते हैं, जिस वजह से सभी कंट्रीज की इकनॉमी धीरे धीरे ठप पड़ रही है। नेक्स्ट सीन में रेने नाम के एक अनाथ लड़के को दिखाया जाता है। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है और वो ज़्यादातर अकेले ही रहना पसंद करता है। वो नए फ्रेंड्स बनाना तो चाहता है, लेकिन अनाथ आश्रम के बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते रहते हैं क्योंकि रेने बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसे अक्सर ऐसा फील होता है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। रेने को वहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान पसंद है और वो है उसकी तमिल लैंग्वेज टीचर मिस प्रूमल। एक दिन वो रेने को एक बहुत ही डिफिकल्ट टेस्ट का ऐड दिखाती है। जो भी उस टेस्ट को पास कर लेगा उसे बोटराइट एकेडमी नाम के एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा, और वो भी पूरे स्कॉलरशिप के साथ। रेने हमेशा से बोटराइट जाना चाहता था और उसे इस बात का डाउट था कि वो एडमिशन का टेस्ट पास कर पाएगा भी कि नहीं। मिस प्रूमल उसे ये कह के मोटिवेट करती है कि वो बहुत अच्छे नंबर से एडमिशन टेस्ट को पास कर लेगा। अगली सुबह वो रेने को टेस्ट के लिए पिक करने आती है। कुछ देर बाद ही वो दोनों एग्जाम हॉल के पास पहुंच जाते हैं और अंदर जाने से पहले मिस प्रूमल रेने को हक करके उसे गुड लक कहती है। रेने के अलावा वहाँ और भी कई बच्चे टेस्ट देने के लिए आए हुए हैं। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले नंबर 2 नाम की एक बहुत ही स्ट्रिक्ट औरत सभी बच्चों को रूल समझाने लगती है। रेने फिर पहला क्वेश्चन पढ़ता है, जिसमें लिखा है कि अगर एक एलिफेंट और एक लामा बहुत ऊंचाई से नीचे गिर रहे हैं और तुम्हारे पास सिर्फ किसी एक को ही बचाने का मौका हो तो तुम किसे बचाओगे। रेने आंसर में ये लिखता है कि वो एलिफेंट को बचाएगा, क्योंकि ऐसा करने से इसके चांस है कि लामा एलिफेंट पे बैठ जाए और दोनों की जान बच जाए। ऐसे कई क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद रेने आखिरी क्वेश्चन तक पहुंच जाता है, जिसमें ये पूछा गया है कि क्या तुम ब्रेव हो। रेने कुछ देर तक इस बारे में सोचता है और फिर आंसर लिखता है कि वो बिलीव करता है कि वो ब्रेव है। कुछ देर बाद ही नंबर 2 बच्चों को बताती है कि उनका टाइम खत्म हो चुका है। वो वहीं पे पेपर्स को ग्रेड करने लगती है। वो फिर बच्चों को बताती है कि जो भी इस राउंड में पास होगा उसे नेक्स्ट राउंड के लिए भेज दिया जाएगा। उनका दूसरा टेस्ट पास के एक बिल्डिंग में होगा, जहाँ उन्हें 1 बजे से पहले पहुँचना है। वो सभी बच्चों को ये क्लियरली बता देती है कि टेस्ट में वो अपने साथ सिर्फ एक पेंसिल और एक इरेजर ही ले जा सकते हैं। ये सुनते ही रेने उससे पूछ लेता है कि क्या उन्हें एग्जाम हॉल में शार्पनर दिया जाएगा, क्योंकि पेंसिल की लीड टूट भी सकती है। नंबर 2 उसका रिप्लाई ये कह के देती है कि उन्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी उन्हें मिल जाएगी। फिर वो एक लिस्ट देख के उन बच्चों का नाम लेने लगती है जो पास हो चुके हैं। अजीब बात यह है कि लिस्ट में सिर्फ रेने का ही नाम है। सभी बच्चे डिसअपॉइंट होकर वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं रेने अगले टेस्ट के लोकेशन पर पहुँच जाता है। एग्जाम हॉल में जाते वक्त रेने के आगे चल रही एक लड़की जिसका नाम रोंडा है अपना पेंसिल गलती से नाली में गिरा देती है। रोंडा के फ्रेंड्स ये देख के उसे वहाँ अकेला छोड़ के अंदर जाने लगते हैं, और रेने वहाँ रुक के रोंडा की हेल्प करता है। एग्जाम कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है, इसलिए रेने अपनी पेंसिल को तोड़ के एक पार्ट रोंडा को दे देता है, क्योंकि वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि अंदर उन्हें शार्पनर मिल जाएगा। रोंडा रेने को थैंक्स कहती है और एग्जाम में उसे सारे आंसर्स दिखाने की बात करती है, और रेने चीटिंग करने से साफ मना कर देता है। एग्जाम हॉल में पहुंचते ही नंबर 2 सभी बच्चों को बताती है कि एग्जाम चलते वक्त अगर कोई भी बात करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वो आगे ये भी बताती है कि ये टेस्ट बहुत ही डिफिकल्ट और लंबा होने वाला है। उसका ये कमेंट सुन के एक लड़की गुस्से में कुछ बड़बड़ाने लगती है, जिस वजह से उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। रेने अपना हाथ उठा के ये इशारा करता है कि उसे अपनी पेंसिल शार्प करनी है। नंबर 2 उसकी बात समझ जाती है और उसे परमिशन दे देती है। टेस्ट फाइनली स्टार्ट होता है, लेकिन कुछ देर में ही एक लड़का ये कह के वहाँ से भाग निकलता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। रेने भी क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ने लगता है, लेकिन सब कुछ उसके सर के ऊपर से जा रहा है। टेस्ट में आए ज़्यादातर क्वेश्चंस वर्ल्ड हिस्ट्री या ज्योग्राफी पे बेस्ड है, और वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है। फिर भी रोंडा, जो रेने के बिल्कुल सामने बैठी हुई है, सारे क्वेश्चन सिर्फ आधे घंटे में ही सॉल्व कर लेती है। एग्जाम हॉल से बाहर जाने से पहले रोंडा रेने की हेल्प करने के लिए एक चीट पेपर उसके सामने गिरा देती है। रेने भी नोटिस करता है कि उस पेपर पे सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं। उसे हर क्वेश्चन के आंसर्स लिखने में काफ़ी डिफिकल्टी आ रही है। फिर भी रेने वो चीट नहीं उठाता। एग्जाम हॉल में टेंशन बढ़ने लगता है। कुछ बच्चे तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन देख के रोने तक लगते हैं। रेने को भी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, पर जब वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ता है तो वो ये नोटिस करता है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इस तरह सभी क्वेश्चंस के आंसर दूसरे क्वेश्चन में ही होने चाहिए। ये पता चलते ही रेने सभी क्वेश्चंस के आंसर बड़ी इजीली लिख देता है। कुछ देर बाद ही टेस्ट रिजल्ट्स बताए जाते हैं। अजीब बात यह है कि इस बार भी सिर्फ रेने ही पास हुआ है। ये सुन के रेने बहुत ज़्यादा सरप्राइज है, क्योंकि रोंडा ने चीटिंग की थी, फिर भी वो फेल हो गई। कुछ देर बाद ही रोंडा रेने को नेक्स्ट एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक बोल के वहाँ से निकल जाती है। सभी फेल हुए बच्चों के बाहर जाते ही स्टिकी वॉशिंगटन नाम का एक लड़का उस हॉल में एंटर होता है। स्टिकी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लड़का है। वो एक बार अगर कुछ देख ले या पढ़ ले
तो उसे वो चीज़ ज़िंदगी भर याद रहती है। स्टिकी के बैच में भी सिर्फ वही टेस्ट पास कर पाया था और उसे भी ये बात अजीब लगी थी क्योंकि उसके सामने बैठी लड़की ने भी चीटिंग की थी पर वो भी फेल हो गई थी। यहाँ पता चलता है कि टेस्ट से पहले उन दोनों के साथ एक जैसी चीज़ हुई थी। दोनों को एग्ज़ाम हॉल के बाहर एक लड़की मिली थी जिसने गलती से अपनी पेंसिल नाली में गिरा दी थी और एग्ज़ाम में उन्हें चीट भी ऑफर की थी। वो दोनों समझ जाते हैं कि ऐसा करके स्कूल वाले ये देखना चाहते थे कि स्टूडेंट्स कितने लॉयल हैं और कितना दूसरों के बारे में सोचते हैं। यही रीज़न है कि वो दोनों पास हो गए और बाकी बच्चे जिनका फोकस सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने में था वो लोग फेल हो गए। तभी एकदम से एक लड़की रूम में दौड़ के एंटर होती है और इन दोनों को अपना नाम केट बताती है। केट एक बहुत ही एडवेंचरस लड़की है और वो अपने टूल बकेट के बिना कहीं भी नहीं जाती। केट उन्हें बताती है कि उसने टेस्ट पास इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है। उसके पास होने का असली रीज़न ये है कि उसने एग्ज़ाम हॉल के बाहर खड़े बहुत ही गुस्सा हो रहे पेरेंट्स को वहाँ से भगाने में नंबर 2 की हेल्प की थी। कुछ देर बाद क्रिस्टा और डीवे नाम के बच्चे वहाँ आके उन्हें ज्वाइन करते हैं। वो दोनों भी टेस्ट पास करके यहाँ तक पहुँचे हैं और वो लोग पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि बोटराइट एकेडमी में उनका एडमिशन हो ही जाएगा। क्रिस्टा को लगता है कि वो किसी भी एग्ज़ाम को पास कर सकती है और वहाँ खड़े बाकी सभी लोग बेवकूफ़ है। थोड़ी देर बाद ही ग्रुप को एक दूसरे रूम में जाने के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं जहाँ उन्हें उनका नया इन्विजिलेटर मिलिगन मिलता है। वो बच्चों को एक एक करके पास के रूम में एंटर होने के इंस्ट्रक्शन देता है। वो सबसे पहले रूम में क्रिस्टा को भेजता है। वो रूम में एंटर होकर देखती है कि वहाँ पे चेसबोर्ड पैटर्न की टाइल्स लगी हुई है और फ्लोर पे ये नोट लिखा हुआ है कि रूम को क्रॉस करो लेकिन बिना वाइट और ब्लैक स्क्वायर्स पे पैर रखे। क्रिस्टा समझ जाती है कि ये एक ट्रिक क्वेश्चन है इसलिए वो आगे बढ़ने से मना कर देती है। ये देख मिलिगन उसे वहीं डिस्क्वालीफाई कर देता है और उसे घर जाने के लिए कह देता है। इसके बाद रूम में डीवे को भेजा जाता है। वो अपनी एथलेटिक एबिलिटीज़ का यूज़ करके रूम को बड़ी इजीली क्रॉस कर लेता है। उसके पास होने के बाद केट अपना टूल बकेट के साथ रूम में एंटर होती है। वो अपने बकेट से एक रोप निकालती है और दूसरी तरफ के डोर के हैंडल में फंसा देती है। फिर वो उस रोप पर चल के रूम को क्रॉस करने लगती है। केट पिछले कई सालों से एक सर्कस में काम कर रही है इसलिए वो रोप पे चलना जानती है। कुछ देर में ही वो भी बड़ी इजीली से रूम को क्रॉस कर लेती है। अब स्टिकी की बारी है। वो नोट को ध्यान से पढ़ता है तो उसे समझ आता है कि उसमें ये लिखा हुआ है कि उन्हें किसी भी ब्लैक या वाइट स्क्वायर में पैर रखे बिना रूम को क्रॉस करना है। इसलिए वो अपने हाथों और घुटनों का यूज़ करके रूम को क्रॉस कर लेता है। आखिर में रहने की बारी है। वो कुछ देर तक खड़े होकर सोचता है फिर सीधे रूम को क्रॉस करके दूसरी ओर चले जाता है। जब बाकी बच्चे उससे पूछते हैं कि वो डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं हुआ तब रेने एक्सप्लेन करता है कि फ्लोर पे बने बॉक्सेस स्क्वायर शेप के नहीं बल्कि रेक्टेंगल शेप के थे और क्योंकि उन्हें कहा गया था कि स्क्वायर में पैर नहीं रखना है इसलिए वो बिना किसी डिफिकल्टी के रूम को क्रॉस कर लेता है। इसके बाद मिलिगन उन्हें उस जगह ले जाने लगता है जहाँ उनका फाइनल टेस्ट होना है। वो लोग एक अंधेरे से टनल जैसे रास्ते में आगे बढ़ने लगते हैं। तभी मिलिगन सभी को बताता है कि वो लोग कुछ देर में ही अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। बच्चों को ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है कि इतने बड़े प्रेस्टिजियस स्कूल में एंटर होने का रास्ता इतना गंदा है। तभी रेने को ये रियलाइज़ होता है कि किसी भी एग्जामिनर ने अभी तक एक बार भी बोटराइट एकेडमी का नाम तक नहीं लिया था, लेकिन रेने को मिलिगन पे भरोसा है। कुछ देर में ही वो लोग एक मैनिशन के फ्रंट लॉन में पहुंच जाते हैं। मिलिगन उन्हें कुछ देर के लिए वहीं छोड़ के अंदर चेक करने जाता है कि फाइनल टेस्ट के लिए सब कुछ प्रिपेयर्ड है कि नहीं। मिलिगन के अंदर जाते ही डीवे एक्सरसाइज करने लगता है। वही बाकी तीनों अपने फैमिली के बारे में बात करने लगते हैं। केट सबको ये बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसकी माँ की मौत हो गई थी। उसके फादर कुछ दिन बाद ही उसे एक अनाथ आश्रम में अकेला छोड़ के चले गए थे। लेकिन वो अपने फादर से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है क्योंकि अनाथ आश्रम में जाने के बाद ही केट को ये पता चला कि वो जिम्नास्टिक्स और सर्कस से कितना प्यार करती है। तभी रेने भी सबको ये बताता है कि वो अपने पेरेंट्स से कभी मिला तो नहीं, लेकिन फिर भी वो कभी कभी उन्हें मिस करता है। थोड़ी देर बाद ही उन्हें मैनिशन के अंदर बुला लिया जाता है जो कि एक मेज़ जैसा दिख रहा है। तभी एकदम से वहाँ पे रोंडा आ जाती है। वो सबको ये बताती है कि पिछले एग्जाम में उनकी लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए उसे भेजा गया था। उनके अगले टेस्ट के लिए उन सभी को एक मेज़ के 4 अलग अलग कोनों में खड़ा किया जाएगा। उनका टास्क ये है कि सबसे पहले सेकंड फ्लोर का रास्ता ढूंढना और वहाँ लगी बेल को बजाना। जो भी 3 बच्चे सबसे पहले बेल को बजाएंगे वो टेस्ट पास कर लेंगे। रोंडा सबको ये क्लू देती है कि अगर वो सभी अपनी आंख बंद करके सेकंड फ्लोर पे जाने का रास्ता ढूंढेंगे तो उन्हें वो जल्दी मिल जाएगा। टेस्ट फाइनली स्टार्ट होता है और रेने इधर उधर क्लू ढूंढने में लग जाता है। वो ये नोटिस करता है कि हर दरवाजे में 4 साइंस बने हुए हैं जो 4 अलग अलग डायरेक्शन में जाने के लिए कह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर स्टिकी रोंडा के क्लू को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली लेता है और अपनी आंख बंद करके मेज़ को पार करने की कोशिश करता है। उसकी फोटोजेनिक मेमोरी की वजह से वो इजीली सेकंड फ्लोर की ओर बढ़ने लगता है। वही केट एक अलग ही रास्ता ढूंढ निकालती है। वॉल में एक वेंट को खोल ऊपर की ओर जाने लगती है। आखिर में डीवे को दिखाया जाता है जो शुरू से ही स्टिकी को फॉलो कर रहा है।
जैसे ही स्टिकी स्टेज तक पहुंचता है, डीवे उसे धक्का मार के ऊपर चले जाता है और सबसे पहले जाके बेल को बजा देता है। रेने को बहुत जल्द समझ आ जाता है कि उन साइंस के ऊपर ब्रेल लैंग्वेज में सेकंड फ्लोर जाने का डायरेक्शन बताया हुआ है। कुछ देर बाद ही वो भी स्टेज तक पहुंच जाता है और स्टिकी के ऊपर जाने में हेल्प करता है। केट पहले से ही वहां पहुंच चुकी है और वो बाकियों के ऊपर आने का वेट कर रही है ताकि वो सभी एक साथ बेल को बजा सके। जैसे ही वो लोग ऐसा करते हैं, वो जीत जाते हैं और डीवे को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। उन्हें ये साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि जो भी पहले 3 बच्चे बेल को बजाएंगे वो जीत जाएंगे, क्योंकि स्टिकी, केट और रेने तीनों ने एक साथ बेल को बजाया था, इसलिए वो सभी जीत जाते हैं। इसके बाद बच्चों को इन टेस्ट के पीछे के मास्टरमाइंड के पास ले जाया जाता है, जिसका नाम डॉक्टर निकोलस बेनेडिक्ट है। जैसे ही वो लोग बात करने लगते हैं, टीम की 4th और सबसे छोटी मेंबर उन्हें ज्वाइन करती है, जिसका नाम कॉन्स्टेंस है। वो लड़की बाकी बच्चों से छोटी हो सकती है, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट है। यहाँ पता चलता है कि उसने सारे टेस्ट बाकियों से थोड़ी अलग तरह से पास किए हैं। पहले एग्जाम में तो उसने सारे क्वेश्चंस को क्रॉस कर दिया था, ये कह के ये सभी गलत है। नेक्स्ट टेस्ट के लिए भी उसने इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए थे और अपने साथ बहुत सी पेंसिल्स लेके चली गई थी। और आखिरी टेस्ट में वो मेज को सॉल्व करने को छोड़ के अपने सैंडविच पे फोकस करने लगी थी, लेकिन उसकी यूनिक पर्सनालिटी की वजह से उसे सिलेक्ट कर लिया गया। कुछ देर बाद ही उन सभी को इन टेस्ट के पीछे का सच बताया जाता है। मिस्टर बेनेडिक्ट सभी को बताते हैं कि ये टेस्ट बोटराइट एकेडमी स्कॉलरशिप के लिए नहीं थे, बल्कि उनका सिलेक्शन तो एक अंडरकवर मिशन के लिए किया गया है, ताकि वो लोग मिलकर दुनिया को बचा सके। ये सब सुन के बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आता, उनका सिर घूमने लगता है। मिस्टर बेनेडिक्ट फिर सभी को ये एक्सप्लेन करते हैं कि सिर्फ वही लोग मिलकर वर्ल्ड से द इमरजेंसी को ख़त्म कर सकते हैं और लोगों को पागल होने से बचा सकते हैं। वो आगे ये एक्सप्लेन करता है कि कुछ लोगों का ग्रुप पूरी दुनिया में रेडियो और टीवी का यूज़ करके एक मिस्टीरियस मैसेज ब्रॉडकास्ट कर रहा है। जब लोग इन टीवी और रेडियो शोज़ को सुनते हैं, वो लोग सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसी साउंड को ही सुन पाते हैं, पर उस हाई फ्रिक्वेंसी साउंड के साथ एक बहुत ही वायलेंट मैसेज भी सेंड किया जा रहा है, जो कि लो फ्रिक्वेंसी पे होता है, जिसे ह्यूमन सुन नहीं सकते। लेकिन फिर भी लोगों का ब्रेन उस फ्रीक्वेंसी के साउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो धीरे धीरे पागल होते जा रहे हैं। इन्हीं मैसेजेस के कारण द इमरजेंसी का जन्म हुआ है। 1 साल रिसर्च करने के बाद मिस्टर बेनेडिक्ट को पता चला है कि उन मैसेजेस के सिग्नल एक छोटे से आइलैंड से आ रहे हैं, जहां बच्चों का एक स्कूल है, इसलिए वहां सिर्फ बच्चे ही जा सकते हैं। और वहीं जाने के लिए रेने और बाकियों को सिलेक्ट किया गया है। वो फिर सभी बच्चों को ये कहता है कि अगर वो लोग इस मिशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो वो अभी मना कर सकते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद सभी बच्चे मिशन पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और अपनी ट्रेनिंग भी शुरू कर देते हैं।